Today we will discuss about a new topic, and that is requirement management. As you know that in early lectures I told you that as a whole requirement engineering, the topic of requirement engineering is has been divided into two subphases. And till now we discussed about the first subphase, that was the requirement development. Now the second phase is about the requirement management. A very little attention has been paid by different authors of books on the topic of requirement management. But this is also very important subtopic and subfield of requirement engineering. If we look as a whole, the topics that we already discussed, and you also recall the topic of requirement engineering process models that we studied in second or the third lectures. The requirement management actually starts from the requirement elicitation, and it continue in analysis, requirement specifications, requirement validations. So it is involved in throughout process of requirement engineering. The key objective or purpose of requirement management is the process of managing changes to the requirements for a system. जो मेजर ऑब्जेक्टिव है रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट का वो क्या है? The process of managing changes to the requirements for a systems. कि रिक्वायरमेंट्स के अंदर जो डिफरेंट चेंजेस आएंगी उनको हमने कैसे जो है मैनेज जो है वो करना है. तो जितने भी हार्ड रूल हम जो है डिफाइन कर लें, जितनी भी हम बेस लाइन जो है वो डिफाइन कर लें, हम कहें कि SRS जो है वो लाख हमने जो है वो कर दिया है, इसके बाद भी रिक्वायरमेंट्स चेंज जो है वो हो सकती हैं. और थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ ए प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट इवन डिलीवर भी जब हो जाता है तो उसके बाद भी चेंजेस जो है वो आती रहती हैं. ड्यूरिंग ऑल द फेजेस changes may be required from different stakeholders. अब चेंजेस को कैसे हमने मैनेज जो है वो करना है? चेंज, कोई भी चेंज जो है that is always with the cost. उसके ऊपर एक कास्ट जो है वो आती है, उसके ऊपर टाइम जो है वो लगना है, उस चेंज का जो इम्पैक्ट है वो क्वालिटी के ऊपर भी जो है वो जाना है, प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर जो है वो जाना है. तो इसलिए चेंज करने से पहले चेंज की जो रिक्वेस्ट है उसको एनालाइज जो है वो किया जाता है, उसको डीपली जो है वो एनालाइज जो है वो किया जाता है. और एनालिसिस के बाद डिसीजन जो है वो होता है कि क्या ये चेंज जो है
ये होनी चाहिए या नहीं है, इस चेंज की जस्टिफिकेशन जो है वो क्या है, इसकी फिजिबिलिटी जो है वो क्या है, इसको इम्प्लीमेंट जब हम करेंगे तो इसमें कौन कौन से कंसिक्वेंसेस का हमें सामना जो है वो करना पड़ सकता है। तो आई मीन्स चेंज इज नॉट डन स्ट्रेट फॉरवर्ड। चेंज के लिए एक फॉर्मल चेंज मैनेजमेंट प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया जाता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर भी जो चेंजेस हैं इनको मैनेजमेंट करने के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर जो है अलग जो है वो टीम्स होती हैं। तो यू हैव यू मे हैव नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का एज ए होल जो स्कोप होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो चेंजेस के साथ जो है वो डील करना है। जो सॉफ्टवेयर के अंदर जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंट चेंजेस जो है वो आएंगी, उन चेंजेस को मैनेज जो है वो करना है, उनको मॉनिटर करना है, उनको अप्रूव करना है, उनको वेरीफाई करना है, उनको वैलिडेट करना है। चेंज जब होती है तो उस चेंज की इंफॉर्मेशन जो है वो सारे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको कम्युनिकेट जो है वो करनी है। तो रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, ये डिफरेंट डेफिनेशन है। द रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग, एनालाइजिंग, ट्रेसिंग, प्रायोरिटाइजिंग and agreeing on the requirements, and then controlling change and communicating that change to relevant stakeholders. It is a continuous process throughout a project. ये प्रोजेक्ट में एक कंटिन्यूस जो है प्रोसेस होता है। तो ये डिफरेंट डेफिनेशंस हैं जो डिफरेंट ऑथर्स ने जो है वो दी हैं। Requirement management is recognized as a best practice for project management. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक कंप्लीट जो है वो फील्ड है, इसके ऊपर भी पूरा कोर्स जो है वो ऑफर होता है, बल्कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर तो डिग्रीज अब लोग करवा रहे हैं। मतलब फास्ट के अंदर वो एमएस जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जो है वो करवाते हैं। इसी तरह और भी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जो है वो डिग्रीज जो है वो करवाते हैं। कुछ जो है वो मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे बात करते हैं, और कुछ जो है वो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर बात करते हैं। तो फास्ट में जो है वो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे एमएस जो है उसकी डिग्री जो है वो करवा रहे हैं। तो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जो है रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट उसका एक इसेंशियल और एक की जो है कंपोनेंट होता है। इट इज मैंडेटरी फॉर CMMI लेवल 2 एंड अबव। जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो CMM लेवल 2 या उससे अबव लेवल पे है, उनके लिए ये एक जो है मैंडेटरी या कंपल्सरी जो है फेज या एक्टिविटी जो है के तौर पर इसको लिया जाता है। तो रीजंस फॉर चेंज इन रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट ने इस क्वेश्चंस के साथ भी जो है वो डील करना है। रीजंस फॉर द चेंज, रीजंस फॉर द चेंजेस इन द रिक्वायरमेंट एंड हाउ टू मैनेज देम। जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि चेंजेस विदाउट जस्टिफिकेशंस, विदाउट रीजंस, विदाउट सॉलिड रीजंस, ये नहीं है कि जो भी कस्टमर्स कहेगा आप चेंज करते जाएंगे। नो, उस चेंज की जस्टिफिकेशन होगी, क्योंकि उस चेंज के साथ कास्ट है, चेंज के साथ प्राइस है, उस चेंज का आगे इंपैक्ट है, उस चेंज का एज ए होल प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो इंपैक्ट है।
जो कि उसकी क्वालिटी के ऊपर भी इंपैक्ट है। तो मैनेज करने के लिए इन शॉर्ट चेंज मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है, जो गाइडलाइंस हैं, जो प्रोसेस है, उसको फॉलो करके चेंज को अप्रूव किया जाता है। तो एक जो अच्छी चीज है इस फेज के अंदर वो ये है कि रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट को सपोर्ट करने के लिए देयर आर डजन्स ऑफ टूल्स, नंबर ऑफ टूल्स हैं, ओपन सोर्स भी हैं, रिसर्च बेस्ड टूल्स भी हैं और कमर्शियल टूल्स भी हैं, जिनको रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के तौर पर रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो यूज कर रही हैं। तो दिस इज गुड एस्पेक्ट ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कि इस फेज के अंदर जो है वो टूल सपोर्ट है। ओके, प्रीवियस जो फेजेस हमने पढ़े उनमें कहीं पे तो मिनिमल टूल सपोर्ट थी या कहीं लिमिटेड टूल सपोर्ट थी। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के अंदर जो है कंप्लीट एक टूल सपोर्ट जो है वो अवेलेबल है। बट अभी टूल्स के अंदर लिमिटेशन अपनी जगह पे हैं, बट नंबर ऑफ टूल्स जो है वो अवेलेबल है। अब ये स्लाइड बड़ी अहम है, ये आपको रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट की जो एक्टिविटीज हैं उनकी एक समरी जो है ये प्रेजेंट कर रही है कि रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट में कौन कौन सी की जो है एक्टिविटीज हैं। तो इसको इसने पहले नंबर पे 4 जो है एक्टिविटीज में मैनेजमेंट को जो है क्लासिफाई इसने जो है वो किया है। कौन कौन सी हैं? चेंज कंट्रोल है, वर्जन कंट्रोल है, रिक्वायरमेंट स्टेटस ट्रैकिंग है और रिक्वायरमेंट ट्रेसिंग है, ट्रेसेबिलिटी। यहां पे एक्चुअली जो है ट्रेसेबिलिटी की वो बात जो है वो करेगा आपसे। तो आगे इन पे डिटेल भी आएगी, आगे इन पे डिटेल भी आएगी इन सब पे, लेकिन यहाँ पे उसने एक तरह की समरी जो है वो प्रेजेंट की है कि एक जर्नल पिक्चर आपको देने के लिए। तो चेंज कंट्रोल के अंदर फर्दर जो है क्या है, सबसे पहले प्रपोजिंग चेंजेस। देखें, कोई भी स्टेक होल्डर जो होगा, कोई भी स्टेक होल्डर जो होगा, सबसे पहले वो चेंज की प्रपोजल देगा, चेंज को प्रपोज करेगा और रिटर्न रिटर्न ये प्रपोजल होगी। जेनेरिक फॉर्म्स भी हैं जिनके टेम्पलेट्स होते हैं जिनको फिल किया जाता है और चेंज की प्रपोजल जो है वो आती है। आगे कुछ डिटेल जो है वो आ जाएगी। तो सबसे पहले इसके अंदर जो है वो क्या स्टेप होगा कि एनी स्टेक होल्डर जो है वो सबसे पहले जो है किसी भी चेंज को प्रपोज जो है वो करेगा विद जस्टिफिकेशन, कि व्हाई द चेंज इज रिक्वायर्ड। इसी तरह लेटर ऑन जो है इसके अंदर क्या होगा, जिसने चेंज को अप्रूव करना है, एनालिसिस करना है, उसने आगे देखना है कि what will be the impact of that change. This is very very important question. This is very very important question. What will be the impact of that change? अब ये impact frankly
विदाउट टूल सपोर्ट इसको एनालाइज करना जो है इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि पहले से जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं लार्ज और कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के अंदर स्पेशली, there are thousands and millions of requirements, and you know the requirements, mostly the requirements interrelate and interact with each others. अब जो चेंज आएगी, जो नई चेंज आएगी, उसका इंपैक्ट जो है वो क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं उनके ऊपर उस चेंज का जो इंपैक्ट है वो क्या होगा। और इंपैक्ट के लिए अगेन ट्रेसेबिलिटी को जो है वो यूज किया गया है, वाइडली जो है वो यूज किया गया है ट्रेसेबिलिटी को, बिकॉज़ देयर आर लार्ज नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स। ये वर्बल प्रोसेस से डिफिकल्ट है इंपैक्ट को जो है वो एवेल्युएट करना। तो सबसे पहले चेंज की प्रपोजल, उसके बाद उसका इंपैक्ट एवेल्युएट करना, एनालाइज जो है वो करना, देन मेकिंग डिसीजन। इंपैक्ट को एनालाइज करने के बाद डिसीजन करना। डिसीजन क्या है? डिसीजन या चेंज को आप अप्रूव करेंगे या डिसअप्रूव करेंगे, या अप्रूव करेंगे या डिसअप्रूव करेंगे। दोनों के लिए जस्टिफिकेशन होगी। डिसअप्रूव कर रहे हैं तो रीजनिंग साथ होगी, अप्रूवल दे रहे हैं तो रीजनिंग होगी, ताकि रिकॉर्ड का पार्ट बने, बाद में रिकॉर्ड का ये पार्ट बने कि इसके लिए ये जस्टिफिकेशन थी, इस डिसीजन के पीछे ये जस्टिफिकेशन थी। दैट शुड बी रिकॉर्डेड। नेक्स्ट, अपडेटिंग रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। अगर चेंज को आप अप्रूव करेंगे, तो उसके बाद जो है वो क्या होगा कि जो डॉक्यूमेंट्स SRS डॉक्यूमेंट होगा उसको अपडेट जो है वो करना है, या पहले से अगर कोई डॉक्यूमेंट होगा तो उसको जो है अपडेट जो है करना है। नेक्स्ट, अपडेटिंग प्लान्स। अब अपडेटिंग प्लान्स के अंदर जो वो क्या होगा कि प्लान्स के अंदर उस चेंज को अब इंप्लीमेंट करने के लिए एक स्केड्यूल होगा, एक टाइम फ्रेम होगा, पर्सन्स होंगे जो इन्वॉल्व होंगे, स्केड्यूल, टाइम, कास्ट, these are the plans। इन प्लान्स को अपडेट जो है वो करना। एग्जिस्टिंग प्लान्स के अंदर तो ये चीज नहीं है ना, तो न्यू प्लान्स में एग्जिस्टिंग प्लान्स को अपडेट जो है वो करना। इसी तरह चेंज कंट्रोल के अंदर वी मेजर द वोलेटिलिटी ऑफ रिक्वायरमेंट्स, वोलेटिलिटी के अंदर जो है वो यही जो है वो देखा जाता है कि चेंज की जो फ्रीक्वेंसी है, जो चेंज की फ्रीक्वेंसी है वो क्या है। वोलेटिलिटी की आगे डिफरेंट टाइप्स हैं जो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो है वो डिटेल के अंदर जो है वो आ जाएंगी। तो ये मैंने आपको बताया कि ये पहली स्लाइड बड़ी स्लाइड, अभी चेंज जो है वो डिस्कस किया है।
नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो क्या है? वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल, तो वर्जन कंट्रोल के लिए भी सिस्टम्स को मेंटेन करते हैं स्पेशलाइज्ड, सिर्फ वर्जन कंट्रोल्स पे भी टूल्स हैं और कुछ जेनेरिक टूल्स भी हैं रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के, जो वर्जन कंट्रोल की सपोर्ट जो है प्रोवाइड करते हैं। तो इसके अंदर फर्दर जो सब एक्टिविटीज हैं वो क्या है? डिफाइनिंग अ वर्जन आइडेंटिफिकेशन स्कीम, कि आप रिक्वायरमेंट्स के जब डिफरेंट वर्जन्स आएंगे तो सबसे पहले एक स्कीम होगी, एक स्कीम आप जो है वो डिफाइन करेंगे जिसको फ्यूचर में भी आपको जरूरत होगी। स्कीम, सबसे पहले स्कीम, वर्जन कंट्रोल के लिए कोई अपनी एक स्कीम आप जो है वो डिफाइन करेंगे। टूल्स तो एक टेम्पलेट प्रोवाइड करते हैं, इसी तरह इसके अंदर आइडेंटिफाई करना रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट वर्जन, जो आपका रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होगा उसके डिफरेंट वर्जन, फर्स्ट वर्जन, सेकंड वर्जन, थर्ड वर्जन, जैसे ही चेंजेस जो है वो आएंगी तो डिफरेंट वर्जन जो है वो आ जाएंगे। इसी तरह जो इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अंदर भी जब चेंजेस होती हैं, एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स के अंदर भी जब चेंजेस जो है वो होती हैं तो उनके वर्जन्स, इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स के वर्जन, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स के वर्जन थ्रू डेफिनेशन ऑफ वर्जन आइडेंटिफिकेशन स्कीम। तो दूसरी एक्टिविटी का जो फोकस है वो है वर्जन कंट्रोल के ऊपर, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स के डिफरेंट वर्जन्स और इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स के डिफरेंट जो वर्जन्स हैं उनको रिकॉर्ड करना, उनको मेंटेन करना, क्योंकि टूल्स ऐसे एफिशिएंट टूल्स हैं जो भी चेंज हम करते हैं उसकी एक हिस्ट्री मेंटेन हो जाती है, हिस्ट्री एक पीछे होगी, जो फ्यूचर में एक टीम नहीं भी होगी तो लेटर ऑन अगर किसी ने चेंज करनी होगी तो उसके पास पीछे रिकॉर्ड जो है वो पड़ा होगा, जो रेफरेंस के लिए जो है वो यूज होगा। थर्ड एक्टिविटी रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट की जो है वो क्या है? रिक्वायरमेंट स्टेटस ट्रैकिंग। रिक्वायरमेंट स्टेटस ट्रैकिंग का जो ऑब्जेक्टिव है या थीम है वो क्या है? डिफाइनिंग पॉसिबल रिक्वायरमेंट स्टेटस। एक रिक्वायरमेंट के पॉसिबल, जब चेंज के लिए रिक्वेस्ट आएगी तो रिक्वायरमेंट्स के क्या जो है वो स्टेटस होंगे। अब स्टेटस से मुराद जो है वो क्या है? जैसे कि चेंज की पहले जो है रिक्वेस्ट जो है वो आती है, चेंज की जो है वो रिक्वेस्ट जो है आती है, उसके बाद उस पे जो चेंज है उसका एनालिसिस, ये एक स्टेटस होगा। उसके बाद डिसीजन, चेंज के ऊपर जो है वो डिसीजन, ये एक स्टेटस होगा। डिसीजन के बाद अगेन चेंज
को अपडेट आप करते हैं, वेरीफाई आप करते हैं, टेस्ट आप करते हैं, इंप्लीमेंट आप करते हैं। तो ये एक रिक्वायरमेंट चेंज के डिफरेंट स्टेटस होंगे। डिनाई करना, रिजेक्ट करना, ये भी एक स्टेटस है। तो ये डिफरेंट पॉसिबल जो है स्टेटस हो सकते हैं विद रिगार्ड्स टू चेंजेस इन द रिक्वायरमेंट। तो स्टेटस ट्रैकिंग के अंदर भी आपके पास एक रिकॉर्ड जो है वो होगा कि हर रिक्वायरमेंट में जब चेंज के लिए रिक्वेस्ट आई तो वो करंट किस स्टेटस पे है, क्या वो अप्रूवल स्टेटस पे है, क्या वो एनालिसिस स्टेटस पे है, क्या उसको इंप्लीमेंट कर दिया गया है, उसको वेरीफाई आपने कर लिया है, उसको टेस्ट आपने कर लिया है। तो ये 12 डिफरेंट पॉसिबल स्टेटस जो है हो सकते हैं। रिकॉर्डिंग द स्टेटस ऑफ ईच रिक्वायरमेंट, फिर रिकॉर्ड करना जो भी स्टेटस है, जो भी करंट स्टेटस है उसको रिकॉर्ड करना। रिकॉर्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज हेल्पफुल इन फ्यूचर। Reporting the status distribution of all requirement, जब भी स्टेटस के अंदर कोई चेंज आएगी, जब भी स्टेटस के अंदर कोई चेंज आएगी तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना टू ऑल द स्टेक होल्डर्स, टू ऑल द रिक्वायरमेंट्स। रिपोर्टिंग द स्टेटस, जब भी स्टेटस के अंदर कोई चेंज आएगी उस चेंज को रिपोर्ट करना, उसको रिपोर्ट करना इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये थर्ड एक्टिविटी है। लास्ट जो है वो क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ट्रेसिंग। डिफाइनिंग लिंक्स टू अदर रिक्वायरमेंट्स। हर रिक्वायरमेंट के दूसरी रिक्वायरमेंट्स के साथ क्या लिंक्स हैं, हर रिक्वायरमेंट के दूसरी रिक्वायरमेंट्स के साथ क्या लिंक्स हैं, हर रिक्वायरमेंट के आगे डिजाइन के कंपोनेंट्स के साथ क्या लिंक है, रिक्वायरमेंट के कोड के साथ क्या लिंक्स हैं, टेस्ट केसेस के साथ जो है वो क्या लिंक्स हैं। तो ट्रेसेबिलिटी पे मैंने पहले भी आपको बताया था कि ट्रेसेबिलिटी पे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर जो है पिछले डिकेड के अंदर जो है बहुत ज्यादा काम हुआ है, बहुत ज्यादा काम जो है ट्रेसेबिलिटी पे जो है वो हुआ है। तो ये कुछ आगे डिटेल के अंदर भी हम इससे बात इस पे जो है वो करेंगे। तो ट्रेसेबिलिटी एक तो रिक्वायरमेंट्स में, और उसके बाद फिर ट्रेसेबिलिटी जो है वो जो डिफरेंट फेजेस हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स के उनके दरमियान ट्रेसेबिलिटी, और फिर ट्रेसेबिलिटी फॉरवर्ड और बैकवर्ड ट्रेसेबिलिटी, फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी एंड बैकवर्ड ट्रेसेबिलिटी। ऑल एस्पेक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे भी टूल्स सपोर्ट अवेलेबल है। कुछ ऐसे टूल भी लोगों ने बना दिए हैं जो सिर्फ फोकस ही ट्रेसेबिलिटी के ऊपर करते हैं। ट्रेसेबिलिटी, अब इंटरप्राइज आर्किटेक्ट को भी आप देख लेंगे और उसके अंदर भी ट्रेसेबिलिटी की स्ट्रांग सपोर्ट जो है वो अवेलेबल है, क्योंकि वो फॉरवर्ड और रिवर्स इंजीनियरिंग दोनों को जो है सपोर्ट करता है। डिफाइनिंग लिंक्स टू द अदर सिस्टम एलिमेंट्स, जो दूसरे आर्टिफैक्ट्स जो है वो हो सकते हैं, जो दूसरे फेजेस जो है वो हो सकते हैं, उनके साथ जो रिक्वायरमेंट्स के लिंक्स हैं वो क्या हो सकते हैं। तो ये स्लाइड बहरहाल मैंने बड़ी जो है
कंप्रीहेंसिव स्लाइड है और इसने बड़ा अच्छे तरीके से जो है वो समराइज किया है रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट की डिफरेंट जो है की जो या मेजर आप कह लें जो एक्टिविटीज है। तो आगे इनमें डिटेल में भी जो है डिस्कशन है, लेकिन इसने समरी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है प्रेजेंट की है। नेक्स्ट, द रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट encompass the activities involved in, ये बहुत सारी चीजें पहले डिस्कस भी हो गई हैं। requesting changes to the baseline requirements, requesting changes to the baseline requirements। अब बेसलाइन का अगेन कंसेप्ट आपको मैंने बताया था कि वंस आपका एसआरएस डॉक्यूमेंट जो है उसको आप अप्रूव जो है वो कर लेते हैं फाइनली, तो उसको बेसलाइन आप कर देते हैं, उसका चले एक वर्जन तो आप बेसलाइन कर देते हैं। वैसे तो रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो रिक्वायरमेंट्स या एसआरएस डॉक्यूमेंट जो है वो स्ट्रिक्टली बेसलाइन हो ही नहीं सकता, क्योंकि चेंजेस किसी भी स्टेज पे लेटर ऑन भी रियल सिस्टम्स के अंदर अक्कर होती हैं और उनको डिनाई भी नहीं किया जा सकता। बाज़ औक़ात ऐसी चेंजेस होती हैं कि उनको डिनाई भी नहीं किया जा सकता, वो जरूरी हैं, उनको अकोमोडेट करना ही पड़ता है। तो लॉकडाउन वाला कोई कंसेप्ट नहीं है कि हम एसआरएस डॉक्यूमेंट्स को स्ट्रिक्टली कहें कि अब लॉकडाउन हो गया है और इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन जो है वो हो ही नहीं सकती। दिस इज नॉट पॉसिबल। परफॉर्मिंग इम्पैक्ट एनालिसिस फॉर द रिक्वेस्टेड चेंजेस, इस पे पहले भी मैंने बात कर ली है पिछली स्लाइड्स के अंदर भी। रिक्वेस्टेड चेंजेस का इम्पैक्ट जो है उसको एनालाइज करना, उसको देखना कि क्या जो है वो इम्पैक्ट है। अप्रूविंग और डिसअप्रूविंग चेंजेस, चेंजेस को अप्रूव या डिसअप्रूव करना। इंप्लीमेंटिंग द अप्रूव्ड चेंजेस, जो चेंजेस अप्रूव होती हैं उनको इंप्लीमेंट जो है वो करना। मेजर द प्रोग्रेस, एज ए होल प्रोग्रेस को जो है वो मेजर करना। जैसे चेंज इंप्लीमेंट हो गई उसके बाद प्रोग्रेस को देखना, क्या प्रोग्रेस आई है, क्या चेंज आई है थ्रू मैट्रिक्स। Managing the logical links between the individual requirements and other projects work products। तो ये बहुत सारी बातें मैंने जैसे कहा कि पिछली स्लाइड ने एक तरह की समरी प्रेजेंट कर दी है, तो ये पहले स्लाइड के अंदर भी डिटेल में मैंने इन पॉइंट्स पे बातचीत जो है वो की है आपसे। अगेन बेसलाइन का आपको दोबारा कंसेप्ट वो बता रहा है, the set of functional and non-functional requirements that the development team has committed to implement in a specific release। तो कहीं हमें जो है एक स्टेज पे आके अपने एसआरएस डॉक्यूमेंट को या किसी भी एक्टिविटी को हमने लिमिट करना होता है, तो वो एक वर्जन भी जो है वो हो सकता है। तो set of functional and non-functional requirement that the development team has committed to implement in a specific release. Then these requirements have been baselined, committed or agreed that they will be implemented. Subsequent changes may be made only through project's defined change control process.
अब दो चीजें हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा कि रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट स्टार्ट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन। तो जब तक तो आपका कोई प्रोडक्ट जो है वो बेसलाइन नहीं होता, उसमें चेंज अगर आपने करनी हो तो उस चेंज के लिए फॉर्मल चेंज कंट्रोल प्रोसेस को फॉलो करना कोई जरूरी नहीं है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना जो है जरूरी नहीं है। बट once a product or one version of the requirement is baselined, then any change cannot be made directly. Then change will be through change control process. फिर एक प्रोसेस को फॉलो करके जो चेंज होगी वो इंप्लीमेंट होगी या अप्रूव होगी। तो दैट इज कंसेप्ट ऑफ अगेन रिक्वायरमेंट बेसलाइंस। नेक्स्ट इज अबाउट requirement management and traceability. Requirements cannot be managed effectively without requirement traceability. Traceability is the core for requirement management, is the core activity, is one of the key activity. A requirement is traceable if you can discover who suggested the requirement. Look at the questions. Who suggested the requirement? Traceability will answer after 2 years, 3 years, 4 years, or later on. Why the requirement exists? Why the requirement exists is the justification, you know. What requirements are related to it? ये requirements किन requirements के साथ relate कर रही है? And how that requirement relate to the other information? और ये requirement जो बाकी information है project की, such as system design, implementations and user documentation. तो ये बेटा की क्वेश्चंस हैं जो ट्रेसेबिलिटी के थ्रू जो है वो आप एड्रेस करते हैं। ट्रेसेबिलिटी आंसर दीज क्वेश्चंस एंड ऑफ कोर्स टूल सपोर्ट इज देयर in order to answer these questions. A requirement is traceable if and only if the origin of each of the component requirement is clear. उसी वक्त कोई रिक्वायरमेंट ट्रेसेबल होगी जब हमें हर एक जो रिक्वायरमेंट होगी उसके ओरिजिन का हमें पता होगा, उसके ओरिजिन। क्योंकि रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट टूल्स में जब एक रिक्वायरमेंट जो है वो स्टोर की जाती है तो उसमें एक रिक्वायरमेंट के जो टूल्स हैं वो आपको ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, डजन्स ऑफ एट्रीब्यूट्स एक रिक्वायरमेंट के साथ, जिनको वंस आप जो है वो डेटाबेस में स्टोर कर देते हैं। तो हर रिक्वायरमेंट्स के एट्रीब्यूट्स, फिर उन एट्रीब्यूट्स की बेस पे ही ये हमारे पास डेटाबेस में एक जो है वो इंफॉर्मेशन होती है जिससे रिक्वायरमेंट के ओरिजिन का भी हमें नॉलेज जो है वो मिलता है। तो ट्रेसेबिलिटी इज की टू इम्पैक्ट डेरिवेशन एंड कवरेज एनालिसिस। ये तीनों टाइप के एनालिसिस हैं जिन पे आगे ये बात करेगा। इम्पैक्ट एनालिसिस, डेरिवेशन एनालिसिस एंड कवरेज एनालिसिस, ये तीनों टाइप के जो एनालिसिस हैं इनके लिए ट्रेसेबिलिटी जो है इसका की एक जो है वो रोल है। ट्रेसेबिलिटी की हेल्प से आप
ये डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस जो है ये रिक्वायरमेंट्स के ऊपर जो है परफॉर्म करते हैं। अब ये कुछ आपको बैकग्राउंड जो है वो बताना चाह रहा है। यू नो, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट में जो सबसे सेंट्रल एक्टिविटी है दैट इज हाउ टू मैनेज द चेंजेस। हाउ टू मैनेज द चेंजेस, चेंजेस को कैसे हमने मैनेज करना है, चेंजेस को कैसे हमने डॉक्यूमेंट करना है, चेंजेस को कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो ये चेंजेस का कुछ कंसेप्ट आपको बताना चाह रहा है और चेंजेस के सोर्सेज के बारे में आपको कुछ नॉलेज जो है वो होना चाहिए कि चेंजेस के पॉसिबल जो है वो सोर्सेज जो है वो क्या हो सकते हैं। तो कुछ ये बैकग्राउंड बता रहा है, देयर इज नथिंग परमानेंट एक्सेप्ट चेंज। ये बहुत ही पुरानी बात इस बंदे ने जो है वो की 500 BC के अंदर। देयर इज नथिंग परमानेंट एक्सेप्ट चेंज। ये देखें इन जर्नल भी ये कोटेशन होल्ड करती है। एवरीथिंग यू नो चेंजेस। कोई एंटिटी आप जो है वो देखें यूनिवर्स में वो स्टैटिक जो है वो नहीं है, उसके अंदर चेंजेस आती हैं। इसी तरह सॉफ्टवेयर जो है उसके अंदर भी जो चेंजेस हैं उनको हम डिनाई नहीं कर सकते, उनको हम रिफ्यूज नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हमने हार्ड जो है अब डेडलाइन लगा दी है, बेस लाइन लगा दी है, लॉकडाउन हमने कर दिया है और इसके बाद इसके अंदर कोई एडिशन जो है वो नहीं हो सकती। एडिशन विल बी देयर। वो टेक्नोलॉजी नई टेक्नोलॉजी की वजह से हो सकती है, वो इन्वायरमेंट की वजह से हो सकती है, वो दूसरे सिस्टम्स की वजह से हो सकती है। और टेक्नोलॉजी इज द ड्राइविंग फोर्स। टेक्नोलॉजी एक ड्राइविंग फोर्स है जो चेंजेस के लिए हमें कंपेल करती है। No matter where you are in the system life cycle, the system will change. And the desire to change it will persist throughout the life cycle. ये भी उसने बड़ी जेनेरिक बात कह दी। नो मैटर वेयर यू आर इन द सिस्टम लाइफ साइकिल, कहीं पे भी आप हैं सिस्टम लाइफ साइकिल में, रिक्वायरमेंट्स में है, डिजाइन में है, किसी भी फेज में है, रिक्वायरमेंट्स के डिफरेंट फेजेस के अंदर है, system will change and the desire to change it will persist throughout the life cycle. This is a known fact, please. अगली बात भी बड़ी कीमती वो कर रहा है। Change always has a price. Change always has a price. Change के साथ प्राइस है, प्राइस है, प्राइस आपने पे करनी है in terms of times, schedule. It's very important to analyze the change before paying that price. Next thing is also very important quote. Knowledge of knowing more about the thing motivate us for changes. इस पे भी गौर करें जरा, ये बड़ा अहम बात उसने कर दी है। Knowledge of knowing more about the things. किसी भी चीज के बारे में देखें बेटा, पहले हमारा एक लिमिटेड नॉलेज होता है। वो नॉलेज जैसे ही हम किसी चीज को यूज करते हैं तो हमारे पास और नॉलेज आता है, वो हमें कंपेल करता है कि इसके अंदर ये चीज एडिशनल होनी चाहिए, इसके अंदर ये चीज होनी चाहिए, इसके अंदर ये चीज होनी चाहिए। तो ये भी बड़ी फंडामेंटल फैक्ट है कि नॉलेज ऑफ नोइंग मोर अबाउट द थिंग्स मोटिवेट अस फॉर चेंजेस। तो ये एज ए होल जो चेंज है उसके बारे में उसने जेनेरिक कुछ कोट्स आपको दिए हैं, क्योंकि इंटायर फोकस
लेक्चर का चेंज पे है, तो उसने चेंज की एक आपको जो है मोटिवेशन और कंसिक्वेंसेस जो है वो यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर उसने जो है बेटा डिस्कस जो है वो किए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। अब चेंज कंट्रोल प्रोसेस, जैसे मैंने शुरू में भी शुरू वाली स्लाइड में ये बातें मैंने कर ली हैं वैसे आपसे सारी, उन्हीं की ही एलेबोरेशन है, उन्हीं की ही एलेबोरेशन है। तो दिस इज काइंड ऑफ वन टेम्पलेट जो चेंज कंट्रोल प्रोसेस के लिए जो है ये फॉलो होता है। डिफरेंट ऑथर्स ने और डिफरेंट टूल्स के अंदर बारल ये वेरी करते हैं, ये टेम्पलेट जो है ये वेरी जो है ये करते हैं। तो इसके अंदर भी उसने एक टेम्पलेट आपको जो है ये बताया है कि चेंज कंट्रोल प्रोसेस के लिए जो है ये डिफरेंट सेक्शन उसने इसके अंदर जो है वो बताया कि इंट्रोडक्शन है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, चेंज रिक्वेस्ट स्टेटस है, एंट्री क्राइटेरिया है, टास्क है, वेरिफिकेशन है, एग्जिट क्राइटेरिया है, चेंज कंट्रोल स्टेटस रिपोर्टिंग है। तो ये एक इसमें फील्ड कह लें, सेक्शन कह लें, वो प्रोसेस के अंदर जो है वो बताए। इंट्रोडक्शन के अंदर फर्दर उसने एलेबोरेट किया कि पर्पस होगा, कोई पर्पस होगा, पर्पस के बगैर तो कोई नहीं चेंज करेगा। एक ऑब्जेक्टिव होगा, एक क्लियर पर्पस होगा, स्कोप वो लिखेगा, चेंज की स्कोप और कंप्लीमेंट्री डेफिनेशंस या सप्लीमेंट्री डेफिनेशंस, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिफरेंट लोग जो इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, जिन्होंने चेंज को हैंडल करना है, प्रूव करना है, मेंटेन करना है, डिसीजन मेकिंग जो है वो करनी है। स्टेटस आ गया, वो पिछली स्लाइड वाली सारी, ये जो समरी वाली स्लाइड है उसकी तकरीबन ये सारी चीजें हैं। स्टेटस, एंट्री क्राइटेरिया, टास्क्स है, evaluate request, make decision, make change, notify all affected parties। उसके बाद वेरिफिकेशन है, प्रोडक्ट के अंदर इंस्टॉल करें, एग्जिट क्राइटेरिया है और रिपोर्टिंग है। तो मोस्टली ये वो जो शुरू वाली टैब थी उस उन वही चीजें हैं जिनको उसने एक तरह से एलेबोरेट जो है किया है, और इसके अंदर कोई ऐसी नई चीज जो है वो नहीं है। इसी तरह ये कार्ली वेजर ने भी एक चेंज कंट्रोल प्रोसेस के लिए जो है स्टेट डायग्राम से इसको जो है वो रिप्रेजेंट किया है। मैंने कहा डिफरेंट ऑथर्स का डिफरेंट जो है वो स्टाइल है, वेरी करता है, स्लाइटली वेरी करता है। देखिए ना उसमें सबसे पहले जो है वो सबमिशन हुई, उसके बाद एवेल्युएशन हुई, और वो डिफरेंट 7 एक्शन जो है ये लिखे हुए, ये डिटेल में आप जो है वो देख लीजिएगा बाद में। अप्रूव है, रिजेक्टेड है, कैंसल्ड है, चेंज मेड है, वेरीफाइड है, क्लोज्ड है। तो ये बारह डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट वेज से कि चेंज कंट्रोल जो प्रोसेस है उसको डॉक्यूमेंट जो है किया है। तो इसको भी देख लीजिएगा। तो मैनेजमेंट में different types of analysis are used by the members of change control board to support change management। चेंज मैनेजमेंट को सपोर्ट करने के लिए डिफरेंट एनालिसिस को जो है वो यूज किया जाता है, जिसमें इंपैक्ट एनालिसिस है, डेरिवेशन एनालिसिस है और कवरेज एनालिसिस है। तीनों की डेफिनेशन लिखी हुई है। इंपैक्ट एनालिसिस जो है वो क्या करता है? इंपैक्ट एनालिसिस डिटरमिन द फाइनेंशियल रिसोर्स or cost of change request to new features. What if this were to change? तो impact analysis ने
इस क्वेश्चन का जो है वो जवाब देना है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज और कास्ट ऑफ चेंज रिक्वेस्ट, कास्ट, इस न्यू चेंज के ऊपर क्या कास्ट जो है वो आएगी, चेंज करेंगे तो क्या होगा, क्या इंपैक्ट जो है वो आएगा। डेरिवेशन एनालिसिस आंसर्स दैट why is this here, why is this here. It focuses on discovering the origin or rationale of a function or the module. तो why के ऊपर जो है वो फोकस है, इम्पैक्ट एनालिसिस ने व्हाट के ऊपर जो है वो फोकस किया। ओरिजिन, coverage analysis is used as a measure of progress, measure of progress, and answers have I covered everything. It is used for management reporting. तो जब चेंज इंप्लीमेंट हो जाती है तो उसके बाद प्रोग्रेस को मेजर करना, मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रोग्रेस को मेजर करना, हैव आई कवर्ड एवरीथिंग, इज यूज्ड फॉर मैनेजमेंट रिपोर्टिंग। मैनेजमेंट को रिपोर्ट जो है वो करना कि चेंज की जो प्रोग्रेस है वो सक्सेसफुल है या जो डिजायर्ड गोल था वो अचीव कर लिया है। अब नेक्स्ट ये स्लाइड आपको इंफॉर्मेशन दे रही है, वेयर डू चेंजेस कम फ्रॉम, वेयर डू चेंजेस कम फ्रॉम, चेंजेस कहां से आती हैं। तो ये बहरहाल एक स्लाइड है, एक रिसर्च पेपर से ये जो है वो ली गई है। तो इसमें उसने ये डिफरेंट सोर्सेज जो है वो बताए हैं, जिसमें मार्केटिंग है, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, कस्टमर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, हार्डवेयर इंजीनियर्स और टेस्टिंग। तो ये कलर्स बदल इतने ज्यादा विजिबल तो नहीं है, लेकिन ये कुछ स्टैट्स जो है वो बता रहा है, कुछ स्टैट्स जो है वो बता रहा है कि जहां से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है उसने कोई सर्वे ये कंडक्ट किया है और उस सर्वे के अंदर उसने ये रिजल्ट्स जो है ये निकाले हैं कि ये कंस्टिट्यूएंट हैं जिनकी वजह से जो चेंजेस का मोटिवेशन बनते हैं, चेंजेस का सोर्स जो है बनते हैं। तो इसमें देखें, मार्केटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। मार्केटिंग वाले लोग तो ये देख रहे होते हैं ना कि कंपटीटर्स पे उनकी नजर होती है, कंपटीटर्स को देखना कि कंपटीटर्स का जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी फीचर्स जो है वो क्या हैं और उनके साथ कैसे compete करना है। तो ये तो एक रेस होती है। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज ए कंपटीटर। वो चेंजेस का ओरिजिन या सोर्स बनते हैं और मोटिवेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं कि ये चेंजेस जो है ये होनी चाहिए। इसी तरह ये बाकी एस्पेक्ट्स को उसने एक सर्वे पेपर से ये रिजल्ट्स जो है निकाले हैं। All stakeholders want to change requirements due to different reasons. पिछली साइड्स के कंटेक्स्ट में स्टडीज हैव शोन दैट very significant percentage of delivered defects can be traced back to changing user requirement. ये भी एक स्टैट है जिसके अंदर उसने बताया है कि जो डिफेक्ट्स हैं, जो डिफरेंट डिफेक्ट्स प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो आते हैं, वो चेंजिंग यूजर रिक्वायरमेंट्स की तरफ की वजह से होते हैं।
क्योंकि रीजन ये होती है कि अगर चेंजेस को प्रॉपरली अकोमोडेट नहीं किया जाता और इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं किया जाता, क्वालिटी पैरामीटर्स को जो है वो सामने जो है वो नहीं रखा जाता, और डेडलाइन प्रेशर्स की वजह से जो है पैचेस को यूज करके समटाइम डेवलपर जो है वो अपना टास्क कंप्लीट जो है वो कर देते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल जिस तरह प्रोडक्ट डेवलप हुआ था और जिन क्वालिटी पैरामीटर्स के अंदर वो डेवलप हुआ था, उन पैरामीटर्स को जब सामने जो है वो नहीं रखा जाता और चेंजेस जो है वो कर दी जाती हैं ड्यू टू डेडलाइन प्रेशर्स, तो उनका फिर लॉन्ग टर्म जो है इम्पैक्ट सही जो है वो नहीं होता। उनकी वजह से फिर एक तो फर्दर जो अपडेशंस होती हैं वो डिफिकल्ट हो जाती हैं, और एज ए होल क्वालिटी के ऊपर जो है इम्पैक्ट आता है। A major issue in requirement engineering is the rate at which the requirement change once the requirement phase has officially ended. तो ये एक इशू है कि हम किस स्टेज पे ऑफिशियली जो है वो कह दे कि अब नेक्स्ट कोई चेंज जो है वो नहीं होगी। दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू से। दिस रेट इज ऑन एवरेज 3% per month in the subsequent design phase and should go down after that. तो later on phases के अंदर ये कम जो है वो होता है चेंज का इम्पैक्ट, जबकि रिक्वायरमेंट फेज में जो है ये ज्यादा है, और इसी तरह कोडिंग के अंदर और ये जो है कम हो जाता है। तो सोर्सेज ऑफ चेंज, जैसे पिछली स्लाइड्स के अंदर उसने बात की, न्यू बिजनेस और मार्केटिंग कंडीशन डिक्टेट चेंजेस इन प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स और बिजनेस रूल्स, न्यू कस्टमर्स नीड्स demand modification of data produced by information systems, functionality delivered by the product or services delivered by the computer-based systems, reorganization or business growth, बिजनेस ग्रो करता है, डाउन साइजिंग होती है, ये सारी चीजें रियल जो बिजनेस है उनमें अक्कर होती हैं। causes change in project priorities are software engineering team structures. Budget or schedule constraints cause a redefinition of the system or the product. Difference between stated and the discussed requirements. तो ये भी फैक्टर है बादल जो चेंज का सोर्स जो है वो बनते हैं, चेंज का सोर्स जो है बनते हैं। मैं चले थोड़ा सा अभी जो है रुकता हूं, मैंने कहा मैं बातचीत कर रहा हूं कहीं ऐसा ना हो कि जो है ना वो ऑनलाइन टीचिंग के अंदर जो है ना वो डिफरेंट लतीफे भी बने हैं। एक किसी ने शेयर किया हुआ था कि एक प्रोफेसर जो है वो अपना जो है ना घंटा डेढ़ लेक्चर डिलीवर कर गया और एट द एंड उसने देखा तो उसका माइक जो था वो म्यूट था। तो एनी हाउ उसको पता चला कि वो खुद ही जो है वो बोलता रहा है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा जो है ना वो आपको साथ जो है वो लेना चाहूंगा कि क्या आप बात मेरी सुन रहे हैं? यस सर। यस सर। यस सर। चलें, वेरी गुड जी, माशाल्लाह एमएस के आप स्टूडेंट हैं, अंडरग्रेड से तो एक जो है ये डिफरेंस होता है। तो एनी हाउ बेटा यू नो कि ये टेक्नोलॉजी है और इसमें किसी वक्त भी कोई इंटरप्ट या कोई भी ब्रेक जो है वो आ जाती है, तो इसमें थोड़ा सा साथ साथ जो है ना वो रिस्पॉन्ड जो है वो करते जाया करें कि बातचीत आपको समझ में आ रही है। कहीं क्वेश्चन है तो मुझे जरूर आप रोक लें। ओके। Why all these modifications? इसके बाद तो पहले भी मैंने कर लिया। As time passes, all constituencies knows more about what they need, which approach would be the best,
एंड हाउ टू गेट इट डन एंड स्टिल मेक मनी। ये भी मतलब मॉडिफिकेशन की वो पीछे जस्टिफिकेशन जो है वो बता रहा है। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, मोस्ट चेंजेस आर जस्टिफाइड, जस्टिफिकेशन की जो है वो जरूरत होती है। तो ये चीज पहले डिस्कस जो है वो हो चुकी है, तरह की रेपिटेशन ही है। तो नेक्स्ट चीज जो चेंज के लिए फॉर्मल चेंज मैनेजमेंट प्रोसीजर्स फॉलो होता है, जैसे टेम्पलेट पीछे उसने आपको जो है बताया, और स्टेट ऑफ द आर्ट कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल टूल्स को यूज किया जाता है। स्टेट ऑफ द आर्ट कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल टूल जो है यूज होते हैं। और इसी तरह रिक्वायरमेंट्स रिव्यूज की जो टेक्निक है, जो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने वेरिफिकेशन और वैलिडेशंस के अंदर जो है पढ़ा था। तो दिस टेक्निक इज आल्सो यूज फॉर मैनेजिंग चेंजेस इन द रिक्वायरमेंट्स, कि पहले रिक्वायरमेंट्स को जो है चेंज से पहले रिव्यू जो है वो किया जाए, फॉर्मल रिव्यू प्रोसेस जो है वो फॉलो किया जाए, या इंस्पेक्शंस का प्रोसेस जो है फॉलो किया जाए चेंज से पहले। मेन जो कंसर्न्स है वो क्या है, मैनेजिंग चेंजेस टू द एग्रीड रिक्वायरमेंट्स। जो ऑलरेडी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर आपका एग्रीमेंट होता है स्टेक होल्डर्स के साथ, निगोशिएशन भी हो चुकी होती है, बेस लाइन हो चुकी होती है। अब उनके अंदर जो चेंजेस हैं, जब वो आती हैं, तो अगेन जैसे मैंने स्टार्ट पे भी जो है वो कहा कि अगर जस्टिफिकेशन है तो स्टिल वी कैन नॉट क्लोज द डोर जो है वो क्लोज जो है वो नहीं हो सकता। कि एग्रीड रिक्वायरमेंट, जो ऑलरेडी एग्रीड रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो चेंजेस की रिक्वेस्ट जो है वो करते हैं, उनको हैंडल जो है वो करना। मैनेजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द रिक्वायरमेंट्स के अंदर रिलेशनशिप्स को जो है वो मैनेज करना, स्पेशली लार्ज और कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में, क्योंकि इसमें ट्रेसेबिलिटी तो है, लेकिन ट्रेसेबिलिटी में भी लार्ज और कॉम्प्लेक्स जो सिस्टम्स हैं उनमें अभी लिमिटेशंस हैं। वो मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा अगले लेक्चर्स के अंदर, जब ट्रेसेबिलिटी पे मैं डिटेल में बातचीत जो है करूंगा। तो टूल्स हैं, बट लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में स्टिल जो है बैरियर्स हैं, डिफरेंट टाइप के बैरियर्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। Managing dependencies between the requirement documents and the other documents produced in the system engineering process, तो ये भी एस्पेक्ट ट्रेसेबिलिटी से ही जो है वो रिलेटेड है, कि आपके दूसरे जो नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें जो डिपेंडेंसीज हैं वो कहीं पे जब चेंज हो तो वो चेंज जहां पे भी डिपेंडेंसीज है वहां पे अपडेट हो जाए। अब अगर तो देखें ना, आप सिंपल वर्ड डॉक्यूमेंट या ऐसे एक्सेल को जो है वो यूज करते हैं, कोई एक फेज आपने एक डॉक्यूमेंट में बनाया हुआ है, कोई दूसरा फेज दूसरे डॉक्यूमेंट में बनाया हुआ है, तो इस तरह से फिर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स में जो रिक्वायरमेंट्स के अंदर डिपेंडेंसीज होती हैं उनमें ऑटोमेटिक जो अपडेट्स हैं वो डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो दैट्स वाई इस वक्त जो लोग हैं वो, या टूल जो है वो सेंट्रल डेटाबेसेस को यूज करते हैं, कि एक डेटाबेस के अंदर जो है इंफॉर्मेशन हो, और जब चेंज हो तो वो चेंज फिर हर डॉक्यूमेंट के अंदर उसका इंपैक्ट जो है वो आए। तो इसके अंदर भी अगेन जब तक कोई सेंट्रल डेटाबेस को जो है वो यूज नहीं किया जाता, टूल्स में डिफरेंट बैरियर्स जो है वो आते हैं। तो नेक्स्ट चीज है केस टूल्स फॉर रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। एक तो चीज अभी आपका तकरीबन महीना ही रह गया है, ये मैंने पहले लेक्चर में भी आपको कह दी थी, आज ऑफिशियली कह रहा हूं, क्योंकि इस पे अब बातचीत जो है वो शुरू हो रही है, कि आपने बेटा एक रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट टूल को सिलेक्ट करना है,
कोई रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट टूल एक आपने सिलेक्ट करना है, उसको आपने एक्सप्लोर करना है डिटेल में रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के कंटेक्स्ट में, और उसकी एक आप जो है ना 15 से 20 मिनट की प्रेजेंटेशन जो है वो देंगे, जो हम आखिरी 1 या 2 लेक्चर्स में आपकी प्रेजेंटेशंस होंगी। तो इसके लिए मैंने सोचा था पहले इंडिविजुअल, लेकिन अब क्योंकि इंडिविजुअल में बाज़ औक़ात जो है वो फिर लेटर ऑन टाइम भी ज़्यादा लग जाता है प्रेजेंटेशन वगैरह में भी, और अभी आपके पास भी 1 ही महीना है, तो आई विल सुजेस्ट कि आप इसमें 2-2 स्टूडेंट मिल जाएं, 2-2 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना लें, और 2 स्टूडेंट्स जो है वो मिलके एक टूल जो है वो तैयार कर लें, और उस पे फिर आपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर उसकी प्रेजेंटेशन होगी, और इसकी आपकी एक जो है ना वो 10 नंबर्स की वेटेज होगी असाइनमेंट और क्विज़ेस के पार्ट के अंदर। तो आप का नॉलेज बेस भी जो है वो बढ़ेगा, किसी टूल को आप एक्सप्लोर करेंगे, यूज आप उसको करेंगे, तो आपके सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट भी जो है वो पूरी आपकी जो है वो हो जाएगी, और ये प्रैक्टिकल भी कल को कोई भी टूल आपके जो है वो काम जो है वो आएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आज मैं ऑफिशियली आपको अनाउंस कर रहा हूँ, क्योंकि आगे टाइम अब बड़ा लिमिटेड ही है। तो आप 2 स्टूडेंट का ग्रुप बना लें, जो 2 नहीं बनाना चाहते, कोई अकेला करना चाहता है उसकी मर्जी है, कोई अकेला करना चाहे तो अकेला कर ले, लेकिन मेरी तरफ से 2 स्टूडेंट्स का ग्रुप आप बना सकते हैं, और कोई एक टूल को एक्सप्लोर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर टूल्स कोई न्यू आप जो है वो सिलेक्ट करेंगे तो किसी एक टूल को एक्सप्लोर करना भी बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, उसके ऊपर भी बड़ा टाइम जो है वो लग जाता है, वो ऐसे नहीं होता कि आप उसको जो है वो 1-2-4 दिनों में जो है वो कर लेंगे। टूल्स के ऊपर हजारों पेजेस की डॉक्यूमेंटेशन जो है होती है। तो इस लिहाज से ये आज आपकी लास्ट असाइनमेंट है, जो असाइनमेंट के तौर पर ही आप जो है वो लेंगे, ठीक है ना जी? ओके सर। Okay, sir. तो 10 मिनट की मैं ब्रेक लेना चाह रहा हूँ थोड़ा सा ना, आप भी ब्रेक ले लें, क्योंकि ये कंटिन्यूसली फिर थोड़ा सा जो है ना वो डिफिकल्ट हो जाएगा। 10 मिनट सिर्फ ब्रेक हम लेंगे, तो उसके बाद फिर शुरू कर लेते हैं। ओके सर। ओके।